नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो। कोरोना के नए वेरिएंट से फैल रही दहशत के बीच संसद का विंटर सेशन एक हफ्ते पहले ही खत्म हो गया। 29 दिसंबर की बजाय संसद के दोनों सदन आज से ही स्थगित कर दिए गए। लेकिन एक ओर कोरोना बीमारी के नए खतरे का अलर्ट है तो दूसरी ओर राजनीति की बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कल जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच रही है, उसके पहले कांग्रेस ये माहौल बनाने में जुटी है कि मानो सरकार सिर्फ उनकी यात्रा से डरी है, इसलिए कोरोना का हौवा खड़ा किया जा रहा है। कांग्रेस ने आज ट्वीट करके कहा, कोरोना से डर नहीं लगता साहब, यात्रा से लगता है। कल राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि यात्रा को रोकने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं। सवाल पब्लिक का आज ये है कि इस शो पे मैंने खुद ये सवाल उठाया था कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सिर्फ राहुल गांधी को चिट्ठी क्यों लिखी, लेकिन बीते 2-3 दिनों में जिस तरह से सरकार और यहां तक कि कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के नए खतरे को लेकर तैयारी परखी है, आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक की है। उसके बाद पब्लिक का सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के चक्कर में गैर जिम्मेदार रवैया अपना रही है? वैसे तो कांग्रेस की दलील है कि वो मेडिकल प्रोटोकॉल मानेंगे, लेकिन पॉलिटिकल प्रोटोकॉल नहीं। तो सवाल पब्लिक का आज ये है कि राहुल को तो स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल प्रोटोकॉल मानने को ही कहा था, तो अब तक क्यों हंगामा जारी है? कोरोना की महामारी या सियासी बीमारी? खतरा सामने खड़ा है, लेकिन राहुल कैंप क्यों अड़ा है? यही है आज सवाल पब्लिक। कोरोना के नए वेरिएंट से सरकार का चिंतित होना लाजमी है। कोरोना को लेकर पिछला अनुभव बताता है कि चीन, कोरिया, ब्राजील जैसे देशों से कोरोना बढ़ता है, फिर 20 से 30 दिनों में भारत पहुंचता है। अभी 10 देशों की वजह से दुनिया के जितने एक्टिव केसेस हैं वो तकरीबन 80% 10 देशों से ही रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि सरकार का अचानक एक्टिव होना उसकी भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ एक साजिश है? सुनिए कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं कांग्रेस कैंप से आज आई। अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं, मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है। This whole COVID drama over the last 2 days has been orchestrated to defame and derail Bharat Jodo Yatra from coming to Delhi. That's the only objective. मुझे तो कभी लगता है कि कुछ स्पेशल रिलेशन है बीजेपी का कोरोना से। उसकी रैली में नहीं जाता है, दूसरी की रैली में चला जाता है। शादी में जाते जाते कोरोना चला गया, छुट्टी पे चला जाता है, आराम करता है। ये मजाक बना दिए। तो प्रधानमंत्री की रैली में लोग जाएंगे, कांकरिया कार्निवल में लोग जाएंगे, फ्लावर शो में लोग जाएंगे, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा आंख में खटक रही है प्रधानमंत्री को। सभी जानते हैं कि कोरोना मामलों का अचानक विस्फोट होता है और कोरोना से लड़ने के लिए संयम और सही राजनीति की जरूरत होती है। चीन का सबक हमारे सामने है, वहां हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल चीन ने अब तक जीरो कोविड नीति अपनाई थी और पूरे चीन को कोरोना जेल बना दिया था। लेकिन वहां जीरो कोविड नीति अचानक रोकने से हालात बिगड़ गए। 7 दिसंबर को जारी कोविड नीति अचानक खत्म की गई। 2023 में चीन में 10 से 20 लाख मौतों की आशंका अब जताई जा रही है, जब पिछले 15-20 दिनों में हालात इतने बिगड़ गए हैं। चीन की रणनीति में कमी ये भी थी कि चीन ने घरेलू वैक्सीन लगाई जो ओल्ड तकनीक पर बनी हुई थी और जो ज्यादा इफेक्टिव लोग कह रहे हैं नहीं थी। उसके उलट भारत ने क्या किया? भारत ने लगभग उतनी ही आबादी है जितनी चीन की। चीन के मुकाबले भारत की आर्थिक ताकत भी कम है,
लेकिन भारत की कोरोना रणनीति की WHO जैसी संस्थाओं ने तारीफ की है। जब लॉकडाउन लगाना था, लॉकडाउन लगा था। जब अर्थव्यवस्था खोलनी थी, खोली गई। वैक्सीन की 220 करोड़ से अधिक डोज दी जा चुकी हैं और अब भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी भी मिल चुकी है। इस नेजल वैक्सीन को कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगवाने वाले भी ले सकते हैं। कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन होगा। फिलहाल निजी अस्पतालों में ही नेजल वैक्सीन उपलब्ध होगी। इसके अलावा कोरोना के खिलाफ भारत की तैयारियों के बीच हंगामा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर है। संसद में गैर हाजिर रहकर भारत जोड़ो यात्रा करने को लेकर भी आर पार छिड़ गया है। सुनिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कैसे राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने क्या जवाब दिया। जो छुट्टी लेके विदेश जाते हैं और पार्लियामेंट एक दिन भी इधर पाँव नहीं रखते हैं, वो लोग पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं। एक दिन भी पार्लियामेंट में नहीं आया, जयराम रमेश भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। तो मैंने बोला राहुल गांधी ज़्यादा से ज़्यादा प्रवास करें, यही मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी पहुँचते हैं ना, वहाँ कांग्रेस हार जाने का पक्का है। तो दैट इज़ ए प्रूवन फैक्ट ऑल्सो। आप जहाँ जहाँ कांग्रेस कैंपेन के लिए राहुल गांधी जी गए इस 5-7-8 बरस में, सब कांग्रेस हार चुके हैं। हमारे सबके ट्रैवल रिकॉर्ड सरकार के पास है, सीट नंबर भी सरकार के पास जानकारी होगी। अगर वो जो कह रहे हैं सच निकलेगा, मैं माफी मांगूंगा। अगर वो कह रहे हैं गलत निकलेगा, उनको ये धैर्य होना चाहिए, खड़े होकर माफी मांगे। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा की मौजूदगी दर्ज कराने के चक्कर में कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर रही है? सवाल नंबर 2, भारत जोड़ो यात्रा से डरकर कोरोना का माहौल बनाने के कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है? सवाल नंबर 3, क्या भारत में कोरोना का पॉलिटिकल वेरिएंट असली कोरोना वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक हो गया है? यही है आज पब्लिक के सवाल। और पब्लिक के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता हैं। लोकेश जिंदल नेता कांग्रेस हैं। अजीज खान साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर हर्ष महाजन चेयरमैन है महाजन इमेजिंग लैब्स से, और डॉक्टर मानव जायसवाल प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस से। मेरा पहला सवाल डॉक्टर हर्ष महाजन जी से है, क्योंकि पॉलिटिक्स में जाने से पहले कम से कम हमें यह अंदाजा होना चाहिए कि हम कौन से कोरोना के थ्रेट को सामने से फेस कर रहे हैं। और डॉक्टर महाजन नमस्कार, और मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जो BF7 वेरिएंट जिसने चाइना में तबाही मचाई हुई है, इसका भारत पर क्या असर हो सकता है? इस वक्त हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, ये हमारे लिए कितना सचेत होने का वक्त है? आज पब्लिक के मन में यही सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार नाविका जी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि प्रिकॉशन लेना अनिवार्य है और ठीक भी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जहां तक बात रही BF.7 वेरिएंट जो चाइना में फैला हुआ है, तो उसने वहां कहर बरपाया हुआ है। हालांकि जो आंकड़े वहां से निकल के आ रहे हैं वो तो ये दिखाते हैं जैसे कि वहां है ही नहीं, पर जो सोशल मीडिया पे वीडियोस दिखते हैं उससे लगता है, और जो लोग वहां के जानकार हैं उससे लगता है कि वहां लाखों की तादाद में केस हो रहे हैं। थोड़ा सा यहां मैं कहूंगा कि चाइना में जो इम्यून स्टेटस है वहां के लोगों का, वो इंडिया से भारत से फर्क है। उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी रखी, जिससे कि उनकी जो अधिकतर पॉपुलेशन है वो एक्सपोज नहीं हुई कोरोना से। नंबर 2, उनकी जो वैक्सीन्स थी जो उन्होंने अपने देश में बनाई, वो भी उस लेवल की नहीं थी जो होनी चाहिए। इसके चलते मिल चुकी है वैक्सीन की। हमारी जो वैक्सीन, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, वो अच्छी वैक्सीन, कारगर वैक्सीन साबित हुई है। और कोई 97%
अडल्ट्स 2 डोज ले चुके हैं, 30% के करीब लोग प्रिकॉशन डोज भी ले चुके हैं। और क्योंकि हम यहां पे जीरो कोविड पॉलिसी नहीं थी गवर्नमेंट ने ठीक तरह से इसको हैंडल किया, तो काफी लोग इन्फेक्ट भी हुए, जिससे कि एक हाइब्रिड इम्यूनिटी बन जाती है जो मच स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी होती है। लेकिन डॉक्टर हर्ष महाजन, सवाल यह है कि भारत में जो आपके लैब्स में क्या केसेस जो आ रहे हैं उसका नंबर बढ़ रहा है? हमें डरने की जरूरत है? प्रोटोकॉल जो कोविड डिस्टेंसिंग और मास्क का है, क्या इसे दोबारा गाइडलाइंस में रिपीट करने की जरूरत है या ये पहले से ही गाइडलाइंस में मौजूद है? ये गाइडलाइंस में मौजूद था, कुछ ढील दी गई, ये भी कहा गया कि ये ऑप्शनल है, पर मुझे लगता है जैसे ये विभिन्न देशों में फैला है और अब दुनिया एक छोटी दुनिया है, स्प्रेड एक कंट्री से दूसरी कंट्री हो सकता है, तो उसके चलते प्रिकॉशन तो लेना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो उससे हम भली भांति जानते हैं कि क्या हमने करना है। मास्किंग दोबारा से शुरू कर दी गई है, गवर्नमेंट की भी आई है इंस्ट्रक्शन की जहां तक हो सके इसे करें, और बंद इंटीरियर स्पेसेस में तो ये बहुत ही जरूरी है, जहां भीड़ इकट्ठी हो वहां जरूरी है, क्योंकि ये जो BF.7 वेरिएंट है, ये इसका एक R वैल्यू होता है वो 16 है, जिसका मतलब कि एक व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है 16 लोगों को इन्फेक्ट। बहुत सही बात आपने कही डॉक्टर हर्ष महाजन, और मैं यही सवाल पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता लोकेश जिंदल जी से। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हर्ष महाजन हमें बता रहे हैं कि भीड़ में प्रोटोकॉल फॉलो करना लाजमी है और जरूरी भी है, और हमने आसपास के देशों में देखा है क्या हो रहा है। तो लोकेश जिंदल जी, इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिकल राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए या एक ईगो का मसला हो गया है कि अरे भाई राहुल गांधी को कैसे किसी ने टोक दिया? ये मसला उस दौर में चला गया है। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर मास्क पहनना या सोशल डिस्टेंसिंग करना, जिसकी आदत हमें पिछले 2.5-3 सालों में पड़ जानी चाहिए थी, उसके लिए इतनी जिरह क्यों? जी नमस्कार। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने सही कहा। इनफैक्ट IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल जी, उन्होंने भी कहा कि इंडियंस की 98% नेचुरल इम्यूनिटी है, वेरस चाइना की नेचुरल इम्यूनिटी केवल 5% है। तो आज इंडियंस जो है हम ज्यादा वैक्सीनेटेड है, हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है, जिसके कारण हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है इस कोविड वेरिएंट से, केवल ध्यान रखने की, सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से सरकार का रवैया रहा है, अब नाविका जी 2021 में जब मैं डेल्टा वेरिएंट की बात कर रहा था, ना तो भारत में नेचुरल इम्यूनिटी थी, ना हमने वैक्सीनेशन की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने इलेक्शंस किए, इलेक्शंस में रैलियां की, और रैलियों के वक्त किसी ने भी मास्क नहीं पहना। और आज भी जब हम 2022 की बात करते हैं, सरकार केवल और केवल भारत जोड़ो यात्रा को जिम्मेदार ठहरा रही है कि केवल इस यात्रा के कारण राजस्थान में जो है कोविड की महामारी फैल रही है। तो ये सरकार को समझना चाहिए कि कोरोना के ऊपर, कोविड के ऊपर, मास्क के ऊपर राजनीति ना खेले। ये लोगों की मतलब इकोनॉमिक और उनके जो रोजमर्रा की जिंदगी का सवाल है, इसे राजनीति से परे रखते हुए लोगों के, चलिए मैं मान लेती हूँ आपने जो बात कही लोकेश जिंदल जी, और मैं डॉक्टर अजीज खान से पूछती हूँ। डॉक्टर अजीज खान साहब, लोकेश जिंदल जी कह रहे हैं कि 98% लोगों में तो इम्यूनिटी आ गई है, तो जो सुखविंदर सिंह सिक्खू जी थे, जो भारत जोड़ो यात्रा गए थे और फिर पॉजिटिव कोविड पाए गए थे, वो शायद 2% में आते हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि कौन 98% में है, कौन 2% में है। मुद्दा ये है कि उनके कांटेक्ट में जितने लोग आए, क्या उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो किया, क्या अपने आप को आइसोलेट किया, क्या टेस्टिंग की, ताकि उनके साथ चल रहे बाकी लोगों को इन्फेक्शन ना पहुंचे। क्या ये जरूरी नहीं है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हो तो आपके कांटेक्ट में जितने लोग आए उनका भी टेस्ट होना चाहिए? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी तो राहुल गांधी के साथ चल रहे थे, तो क्या राहुल गांधी ने अपने आप को आइसोलेट किया? और अगर ये सवाल उठाया जाए
तो इसमें राजनीति ड्रामा बन जाती है। देखिए नाविका जी, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है और चूंकि आज का चर्चा बहुत अहम है और इस मुल्क के लोगों को सजग होना है, क्योंकि आप देश की बहुत बड़ी पत्रकार हैं। नो डाउट कि आप जिस मुद्दे को आज आप उठा रहे हैं निश्चित तौर पे बहुत ही अहम मुद्दा है। 2-3 बातें हैं, सुधांशु जी भी बैठे हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि साहब इस मुल्क में कोरोना क्या खुद पैदा होगा या कोरोना बाहर से आएगा? पहला सवाल है। पहली जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए सरकार को, जो मेरा अपना मानना है, जो बाहर से फ्लाइट आ रहा है, आप देख रहे हैं चीन, चाइना, कोरिया, जापान, XYZ तमाम एक लंबी फेहरिस्त है। वहां पर जिस तरीके से कोरोना फैला हुआ है, BF7 का वेरिएंट आ गया है, तो वो इस मुल्क में ना आए। क्या रास्ता है? पहला रास्ता यह है कि वहां की जो फ्लाइट है उनको रोक दिए जाए, और अगर ना रोक सके तो कम से कम जो लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटीन किया जाए। पहला मैटर, यानी रोकने का तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि जो हमारे गांव में कोरोना फैलने की स्थिति है, CHC, PHC, उसको अपग्रेड किया जाए, क्योंकि गांव में बड़ी स्थिति बहुत बिकट है। आज आप देखिए वहां के हॉस्पिटल्स प्रॉपर नहीं हैं। ये सारी बातें तो एक तरफ हुई। दूसरी तरफ जो राजनीतिक बातें चल रही हैं उस पर चर्चा करना बड़ा आवश्यक है। देखिए, जो भी सरकार के नॉर्म्स हैं, चाहे वो प्रोटोकॉल है, एडवाइजरी है, बिल्कुल मानना चाहिए। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस है, बीजेपी, सबको मानना है, क्योंकि सरकार से ऊपर कोई नहीं है। और उसके साथ साथ इस मुल्क के एक एक नागरिक की सुरक्षा और संरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल मानना चाहिए। तकलीफ कहां है? तकलीफ है नाविका जी कि एक तरफ आप जन आक्रोश रैली करते हैं, यात्रा निकाल रहे हैं राजस्थान में, कर्नाटक में क्या हो रहा है, त्रिपुरा में अभी आप क्या करके आए हैं, तकलीफ यहां पे हो रहा है। दूसरी तरफ आप जो भी इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, मैं किसी का समर्थन नहीं करता, मुल्क पहले है हमारे लिए, लेकिन मेरे लिए मेरा ये जरूर मानना है कि चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। इस मुल्क के जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा बहुत अहम है। अब सही बात कही आपने डॉक्टर अजीज खान साहब। लोकेश जिंदल जी, मिलॉर्ड, पॉइंट नोट किया जाए कि वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के सपोर्टर नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा के सपोर्टर नहीं है, सिर्फ सवाल उठा रहे हैं। तो मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से सवाल पूछती हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी, मुद्दा ये है और हर किसी ने यही मुद्दा उठाया है कि कांग्रेस की रैली में कोविड का वायरस जाता है, लेकिन बीजेपी की रैली में कोविड का वायरस नहीं जाता। ऐसा कब से हो गया? चिट्ठी जाती है तो राहुल गांधी को जाती है, लेकिन सतीश पूनिया जी को नहीं जाती, या तेजस्वी सूर्या जी को त्रिपुरा में नहीं जाती, कर्नाटका में बोम्मई जी को नहीं जाती। तो ये अलग अलग कोविड वायरस है जो अलग अलग दिशाओं में सिर्फ विपक्षी पार्टियों को अटैक करता है। देखिए, जो आपने प्रश्न किया, पहले मैं इसका तकनीकी जवाब दे देता हूं, फिर राजनीतिक भी। पहला तकनीकी जवाब यह है कि अब राहुल गांधी जी दिल्ली में इंटर कर रहे हैं। मेरे सारे अजीज दोस्त जो यहां बैठे हैं और महाजन साहब भी बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा कोविड कहां फैला था? महानगरों में, क्योंकि वहां लोगों का आना जाना सबसे ज्यादा होता है। वर्स्ट अफेक्टेड थे दिल्ली और मुंबई। उसके बाद जो टॉप लेवल सिटीज थे, फिर चाहे बेंगलोर हो, अहमदाबाद हो, हैदराबाद हो, या फिर जो राज्यों की कैपिटल थी। तो अब आप उस जोन में आ रहे हैं जहां पर सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा थी। दूसरा, कांग्रेस पार्टी खुद दावा करती है कि 2 से 3 लाख लोग उनके साथ चल रहे हैं। अब मैं एक पूछना चाहता हूं, और उनके कहते हैं यात्रा 5-6 किलोमीटर लंबी है। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। यदि आदमी 1 या 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर ही हो, और आप मान लीजिए 10 लोग एट ए टाइम चल रहे हो, इसका अर्थ क्या हुआ? 1 किलोमीटर में 7-8 हजार लोग चल सकते हैं। अगर 4-5 किलोमीटर में 2-3 लाख लोग हैं, आप सोचिए कितना सट के चल रहे हैं। और मैं चुनौती से पूछता हूं, कहां भारत में इस समय ऐसी स्थिति है कि 4-5 किलोमीटर में 2-3 लाख लोग एट ए टाइम परमानेंट कर रहे हो? या तो कांग्रेस ही अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर ले, कितने लोग नहीं है, 10-20 हजार लोग हैं, तब फिर वो इक्विवेलेंट है बाकी सब जगहों के। अन्यथा उनका दावा है तो यह दावा उनका तकनीकी दृष्टि से गलत है। दूसरी टेक्निकलिटी मैं कहता हूं, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के बाद देश के सर्वाधिक सुरक्षा प्राप्त सिक्योरिटी कवर के लोगों में हैं, जिनके पास Z+ विद ASL है।
एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग, अगर वो कहीं जाएंगे तो उनका खाना तक चेक होता है और एम्बुलेंस तक चलती है। और सिक्योरिटी में यह भी है कि आप पे इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। शायद आपको पता होना चाहिए जिन लोगों के पास Z+ सिक्योरिटी होती है उनके साथ जो जवान चलते हैं वो उस ब्लड ग्रुप के चलते हैं जिस ब्लड ग्रुप का प्रोटेक्टिव होता है, ताकि जरूरत पड़े तो इमीडिएटली मिल सके। अब हम लोग भी प्रधानमंत्री से मिलने जाते थे, जब यह विषय नहीं भी आया था तो RT-PCR टेस्ट कराते थे। अब भाई देश की चिंता ना सही, राहुल गांधी की तो चिंता कर लो। हजारों हजार लोग उनसे मिलते हुए इतने दिनों में चले गए, कौन क्या लेके आया, ना किसी की टेस्टिंग ना कुछ। यह विषय भी ध्यान रखने की बात है। यह तो हुआ टेक्निकल। अब आता हूं पॉलिटिकल के ऊपर। भाई मैं पहले गंभीरता से बात कहूं, ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने कोरोना के किस काल में जाकर आपत्ति नहीं की। जब पहला लॉकडाउन लगा 21 दिन का, उन्होंने कहा लॉकडाउन क्यों लगा दिया, लॉकडाउन क्यों लगा दिया। सेकंड लॉकडाउन जब बढ़ा है 15 दिन का, जाके चेक कर लीजिएगा। भारत सरकार के अनाउंसमेंट करने से पहले 3 राज्यों ने अपने आप बढ़ा दिया था। एक था उड़ीसा, एक था तेलंगाना, एक था महाराष्ट्र। तीनों विपक्ष की सरकार थी। अब याद करिए 15 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगले वर्ष के शुरू तक वैक्सीन आ जाएगी, अरे एकदम सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट बन गए सब लोग। ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी तो टेस्टिंग नहीं हो सकती है, इतनी जल्दी तो सीक्वेंसिंग नहीं हो सकती है, वगैरह वगैरह। और मुंह पे तमाचा ये पड़ा कि 8-10 देशों ने बना के दिखाया। जैसे ही जनवरी में वैक्सीन आई, अचानक ये स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हो गए। कौन सा सैंपल था, कितना सैंपल का टेस्ट किया गया, इसकी सैंपलिंग ठीक नहीं थी, वगैरह वगैरह। और यहां तक हुआ तमाम नेताओं ने जनवरी में जब शुरू हुआ डोज, मैं 2021 जनवरी की बात कर रहा हूं, नहीं लगाएंगे। यहां तो अजीज खान साहब बैठे हुए हैं जिनकी पार्टी के सदर आली जनाब अखिलेश यादव जी ने बीजेपी का वैक्सीन कह दिया था, जो दुनिया में किसी ने नहीं कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी का वैक्सीन है, तो किसी ने नहीं कहा रिपब्लिकन पार्टी का वैक्सीन है। तो कदम, और अगर वो हेजिटेंसी नहीं क्रिएट की गई होती जनवरी में, तो जो अप्रैल मई में जो सेकंड वेव में आके तबाही हुई है, हो सकता वो कुछ कम होती। और अब अंत में आज का राजनीतिक जवाब दे देता हूं। राहुल गांधी जी की यात्रा को दिल्ली में आने से क्या किसी को कोई राजनीतिक समस्या है भाजपा को? आज के जमाने में वनडे और 2020 का दौर है। जिस जमाने में टेस्ट मैच था, अगर कोई बैट्समैन दोनों पारियों में 0 पे आउट हो जाए तो कहते हैं चश्मा पहन लिया। ये 2 बार चश्मा पहन चुके हैं, विधानसभा लोकसभा दोनों बार 0-0 सीटें। और अभी आप देखिए कि एमसीडी में क्या तबाही हुई है, और इसलिए कह रहे हैं मेरे विपक्ष के नेताओं सब मेरे साथ आ जाओ। अरे भाई, इनके आने से किसी को क्या राजनीतिक समस्या होने वाली है? राजनीतिक समस्या तो कांग्रेस के लोगों को उनके आने से होती। देखिए हिमाचल में नहीं बुलाया तो जीत गए थे। इसलिए राजनीतिक आरोप जो है ये पूरी तरीके से निराधार है। और यहां मैं एक और बात कह दूं, अब जब वो दिल्ली में आ रहे हैं जहां उनकी रियासत उजड़ी हुई है, और दूसरे नेताओं से, विपक्ष नेताओं से कह रहे हैं हमारे साथ आ जाओ, उनका कोई दोस्त यानी हबीब बनने को तैयार नहीं है, तो इन पे दिल्ली के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर की वो नब्ज बिल्कुल ठीक लगती है कांग्रेस और राहुल गांधी पे, कि न मैं किसी का हबीब हूं, न मैं किसी का रकीब हूं, जो बिगड़ गया वो नसीब हूं, जो उजड़ गया वो दयार हूं, न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं। उनसे कौन सी समस्या होने वाली है? तो तकनीकी हो या राजनीतिक, दोनों मुद्दों पे हमारी स्थिति स्पष्ट। लोकेश जिंदल जी, अच्छा लगता है जब राजनीतिक तकरार में आप सुधांशु जी की इस बात पर, बहादुर शाह जफर की बात पर जब आप मंद मंद मुस्कुराते हैं, तो अच्छा लगता है कि कम से कम अच्छी बात जो कही गई हो, कॉन्टेक्स्ट में कही गई हो, उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो राजनीतिक तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो राहुल गांधी जी को है कि उनके पास कोई आ नहीं रहा। लेकिन आज जयराम रमेश जी ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी जी तो ऐसे चल रहे हैं, उन्हें ठंड नहीं लगती, तो उन्होंने कहा अब इस पर क्या कहा जाए, हो सकता है उनकी मोटी चमड़ी हो, लेकिन अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। लेकिन ख्याल तो रखना चाहिए राहुल गांधी जी का भी और बाकी जितने कांग्रेस के वर्कर हैं उनका भी। इससे क्यों परहेज हो रहा है कांग्रेस में? आज तो बहुत अच्छा लगा त्रिवेदी जी को सुनते हुए, कितना ख्याल है उन्हें राहुल गांधी जी का, कितनी फिक्र है और कितना प्यार है। और बस यही प्यार जो है हमेशा बना रहे। त्रिवेदी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने जब आंकड़े गिनाए तो उसमें आपने अप्रैल और मई की तबाही की बात की। तो जो मार्च और अप्रैल में आपकी पार्टी ने
प्रोपागेंडा किया वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु, पौंडीचेरी के जो इलेक्शन हुए थे, उस वक्त जब पूरे देश में ये कहा जा रहा था कि आप ये जो इलेक्शन कमीशन से कहा जा रहा था कि इन्हें डिले कीजिए क्योंकि कोरोना की महामारी है, उस वक्त ना तो वो इलेक्शन डिले किए गए, पांचों के पांचों फेज में जो है रैलियां की गई, ना तो कोई मास्क पहना गया था, जिसके कारण सबसे ज्यादा तबाही हुई। क्या उस चीज की जिम्मेदारी भाजपा आज लेती है? नहीं। भाजपा ने तो जो लोग उस रैली से जो लोग मरे, जिन्हें कोविड की वैक्सीन भी नहीं थी, उन्हें तो मुआवजा तक नहीं दिया। बाद में हाथ धो लिए कि भाई ठीक है, अगर कोई वैक्सीन से मरा भी हुआ या किसी भी तरह से मृत्यु हुई है, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तो आप पहले अपने गिरेबान में झांकिए, आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और आपने कोविड में क्या क्या किया। लोग जब बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के मर रहे थे, जब लोगों के पास में हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं थे, तब भाजपा के प्रधानमंत्री कहां थे? तब कहीं सुनने के लिए नहीं था। उन्होंने बस थालियां और बर्तन बजवा दिए थे, बस यही उनका रिस्पॉन्स था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज अगर आप वाकई में अगर सीरियस है, आई थिंक आप थोड़ा संगदिल हो रहे हैं। मैं डॉक्टर हर्ष महाजन से पूछूंगी। मैं मानव जायसवाल जी आपके पास आ रही हूँ, पर डॉक्टर हर्ष महाजन, क्या प्रधानमंत्री ने सिर्फ थाली बजवा दिए थे और दिए जलवा दिए थे, या कोविड रिस्पॉन्स जो भारत का रहा था वर्ल्ड क्लास रहा था और कई ऐसी संस्थाओं ने उसकी तारीफ भी की है, जिस तरह से हमने इतने बड़े पॉपुलेशन में कोविड का रिस्पांस तैयार किया था? देखिए नाविका जी, पॉलिटिक्स को तो मैं अलग रखूंगा, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। जहां तक बात रही भारत के रिस्पांस की, तो इसकी दुनिया भर में सराहना हुई है। WHO ने भी इसकी सराहना की है और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो सेकेंड वेव था उसमें हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ओवरवेल्म हो गया, बहुत लोग उससे इन्फेक्ट हुए, उस समय हॉस्पिटल भरे हुए थे, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई। पर जहां तक अगर हम देखें जो एक मैसेजिंग है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स की हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की हो, बहुत ही कंसिस्टेंट रही है और इससे हमें बहुत लाभ मिला है पूरे देश को कि हर एक ने एकजुट होकर और एक आवाज में बोला प्रिकॉशन के बारे, दवाइयों के बारे, वैक्सीनेशन के बारे। बीच में पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहे होंगे, पर ओवरऑल भारत ने ये जो महामारी है इसको बहुत ही सही तरीके से इसका सामना किया। और अब हम देख रहे हैं कि हालांकि बाकी देशों में फैल रहा है और चीन में तो कहर बरपा रहा है, बट यहां पे हम कॉशन की बात कर रहे हैं, पैनिक की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम तैयार हैं और गवर्नमेंट ने अभी भी प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं। स्टेट गवर्नमेंट से सारा डिस्कशन किया है, रिहर्सल्स होने वाली हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं उनको रेडी किया जा रहा है। आपने बीच में एक बात कही थी कि भारत में ये इन्फेक्शन 20 या 30 दिन के बाद आता है दूसरे देशों से, तो उसके चलते ये जरूरी नहीं है कि ये अगले 2, 4, 6 दिन में आ जाएगा। हो सकता है ये 3-4 हफ्ते में आए। वो आएगा तब भी हम उससे लड़ेंगे। हमारी इम्यून स्टेटस, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, बहुत अच्छा है, पर ये हमें नहीं पता कि ये आप देखिए म्यूटेशन होते रहता है। इसीलिए जीनोम सीक्वेंसिंग की बात गवर्नमेंट ने की है, कहीं ये और किसी तरह का म्यूटेशन हो जाए जिसकी विरुलेंस ज्यादा है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को क्रॉस करके और सीवियर डिजीज बिल्कुल, कर तो सकता तैयारी की जरूरत है, तब हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल, तो तैयारी की जरूरत है। तो मानव जायसवाल जी, इसमें क्या किसी को परेशानी हो सकती है कि हमें विजिलेंट रहना है, हमें प्रिकॉशंस लेने हैं और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये तो हम सबके जीवन का एक हिस्सा बन गया है। इसमें इतनी राजनीति क्यों? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप तक पहुंच रही हो और सारे देश को मेरा नमन है। मैडम, आज जो बीजेपी और जिस तरीके से हम बात करते हैं, जब ये मूड में आते हैं तो भाई लॉकडाउन की बात करते हैं, जब ये जागते हैं तो लॉकडाउन की बात करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, पूरा देश पूछना चाहता है, 2021 दावत में तो हमारे मोदी जी ने बोला था ना, हमने काबू पा लिया, कोरोना खत्म हो गया। या जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सुधांशु जी ने भी बोला था मोदी है तो मुमकिन है। सुधांशु जी को बहादुर शाह जफर की बातें याद रहती हैं,
अच्छे बात करते हैं वो, लेकिन उनका जो योगदान रहा है मुसलमानों का या किसी समुदाय का, उसके बारे में टिप्पणी नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूं कि जब कोविड की बात होती है तो जब BH7 जैसे मैंने वायरस गुजरात में मिलते हैं, 4 में से 3 केसेस गुजरात के आते हैं, आप फिर भी वहां पे इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन मोड में रहते हैं। आज दिल्ली आ रही है ना शायद इनकी यात्रा में, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं नहीं, लेकिन जब वो दिल्ली आ रहे हैं तब इनको छिलमिला गए हैं। वहाँ पे बहुत सारे जो वहाँ के नेतागण हैं उनको तकलीफ हो रही है। मैं भारत जोड़ो यात्रा क्या है, भारत को तो जोड़ना अनिवार्य है, ये तो तोड़ने वाली सरकार है। हम पूछना चाहते हैं हमारे बंगाल में क्या इनको चिंतन हो गया, क्या हो रहा है? अभी देखिए बंगाल में भी इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन, बहुत बीजेपी हार रही थी, बहुत सारे इन्होंने हवाई बातें करी। 12 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख के इनके शुभेंदु अधिकारी बोल रहे थे, लेकिन पता है कि भीड़ नहीं जम रही है, लोग नहीं आ रहे हैं। और मैं बता देता हूँ मैडम, लोग जागरूक हो गए हैं, हर लोग, हर परिवार, हर व्यक्ति, हर भारतीय जागरूक है और वो जानता है कि हमको कोरोना में क्या करना है। हम कोरोना के लिए चलिए, अगर हर व्यक्ति जानता है कि कोरोना पे क्या करना है तो गाइडलाइंस की जरूरत नहीं है, किसी एडवाइजरी की जरूरत नहीं है। सुधांशु जी और मानव जायसवाल जी ने क्या कहा, जब ये मूड में आते हैं, मुझे तो ये ऑब्जेक्शनेबल लगता है, मूड में आते हैं। आप कोरोना की महामारी से जो सरकार स्टेप्स लेती है उसको मूड में आना कहते हैं। कम से कम मुझे तो ये बात हजम नहीं होती। सुधांशु जी आप जवाब देखिए, मूड में आने से ज्यादा नाविका जी, मूड में आने से ज्यादा मानव जी ने एक विचित्र बात कही। भाई बात हो रही कोरोना की, हिंदू मुसलमान ले आए। हिंदू मुसलमान कहां से आ गया कोरोना में? मुझे याद आ गया, दुनिया में हम इकलौते देश थे जब कोविड का पहला दौर आया और हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ लोगों की चेकिंग करने जाते थे, उन पे बाकायदा हमले हुए, कई लोग घायल हुए। सरकार को लॉ में अमेंडमेंट करना पड़ा ताकि उन लोगों को प्रोटेक्शन दिया जा सके। मुझे याद है कि मुस्लिम समाज में यह भड़काया गया कि वैक्सीन लगाओगे तो नपुंसक हो जाओगे। इस ढंग की वाहियात बातें हुई और किसी राजनीतिक दल ने आके उसका खंडन नहीं किया, बल्कि टीवी डिबेट पे बैठ के इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से उन चीजों का समर्थन किया। तो सोचिए, इसके बावजूद हमारा वो देश जहां 130 करोड़ लोगों को 2 वैक्सीन लगनी थी, तमाम दुनिया के देशों ने कहा था ये तो 1.5-2 साल का प्रोजेक्ट है, उससे पहले हो ही नहीं पाएगा, मगर हमने करके दिखाया, ये मोदी है तो मुमकिन था। मगर आपने बड़ी मजेदार बात कही। देखिए, अभी हमारे लोकेश जी भी बोले, चुनाव हुआ था 2021 में बंगाल में, है, और तबाही कहां मची थी? दिल्ली में। 2 राज्य सबसे ज्यादा अफेक्टेड थे, महाराष्ट्र और केरल। दोनों जगह हमारी सरकार नहीं थी। किसी ने जवाब दिया कि कितने लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई? मैं पूछना चाहता हूं, बताइए, महाराष्ट्र और केरल की सरकार ने कौन सा डाटा दिया है? यहीं पे हम कहना चाहते हैं, राजनीति पूरी तरीके से होती थी यार, गजब की रिमोट सेंसिंग है। मतलब दक्षिण भारत से यात्रा चलती है और हिमाचल में चुनाव जितवा देती है। रैलियां होती थी बंगाल में और तबाही मच रही थी महाराष्ट्र में और केरल में। ये जो विचित्र प्रकार के तर्क देने का प्रयास किया जाता है, यह अपने आप में बहुत खतरनाक है। और याद करिए, केरल में क्यों सेकेंड वेव आई थी? क्योंकि बकरीद के लिए 4 दिन का रिलैक्सेशन दे दिया गया था और उसके बाद वो जम पाया था इतना तेजी के साथ। इसलिए मैं कहता हूं, इन सारी चीजों में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो कुछ है उसे ईमानदारी और तथ्यात्मकता के आधार पर लेना चाहिए। हम बिल्कुल आपसे ये बात कह रहे हैं, सरकार ने सिर्फ एडवाइजरी तो जारी की है, ये काहे सावधानी रखी है? अभी तो मास्क भी अनिवार्य नहीं किए हैं। इसमें इतनी समस्या किस बात की है? अगर एक सुझाव दिया है तो सुझाव के लेकर इतनी तिलमिलाहट मेरी समझ से परे। बिल्कुल, सुझाव और अनुरोध था, लेकिन पब्लिक पूछ रही है सवाल। राजन गुप्ता वाराणसी से, विवेक शर्मा देहरादून से पूछ रहे हैं पब्लिक के ये सवाल। राहुल गांधी या अन्य विपक्ष के नेता कब सरकार के साथ थे? आज भारत यात्रा पर सरकार के नसीहत का वो विरोध कर रहे हैं, तो इसमें अचरज की क्या बात है? कोरोना पर राहुल गांधी को सरकार अलर्ट कर चुकी हो तो अब देश को बता दे कि दूसरी लहर वाली नौबत तो नहीं आने देगी ना। तो सुधांशु जी, सवाल दोनों लगभग आप ही से हैं कि पहले भी आपका विरोध करती थी, तो अब चिट्ठी पर विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी, नई बात है नहीं। और दूसरी बात, राहुल गांधी को नसीहत तो ठीक है, पर देश को भी बता दीजिए कि क्या दूसरी लहर वाली कोई बात है इस लहर में? राहुल गांधी या अन्य विपक्ष के नेता कब सरकार के साथ थे? आज भारत यात्रा पर सरकार के नसीहत का वो विरोध कर रहे हैं, तो इसमें अचरज की क्या बात है? कोरोना पर राहुल गांधी को सरकार अलर्ट कर चुकी हो तो अब देश को बता दे कि दूसरी लहर वाली नौबत तो नहीं आने देगी ना। तो सुधांशु जी, सवाल दोनों लगभग आप ही से हैं कि पहले भी आपका विरोध करती थी, तो अब
देखिए, मैं दोनों बातों का उत्तर देता हूं। पहली बात का तो मैं उत्तर अपने पहले वक्तव्य में दे चुका हूं। कोविड शुरू होने से हमने लगातार कई इंस्टांसेस गिना दिए थे जहां पर कि हर कदम पे सरकार का विरोध किया गया, वह विषय तो अलग था। अब जो आपने कहा दूसरी लहर की बात, देखिए यहां पे महाजन साहब बैठे हुए हैं, ये तय करते हैं डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स कि किस लेवल का वायरस किस प्रकार के खतरे उत्पन्न कर सकता है। सरकार का काम है उनके सुझावों के अनुसार व्यवस्था करना। अभी जो स्थिति है इसमें विशेषज्ञों का यह कहना है कि अभी सिर्फ सावधानी रखें तो हम हो सकता है कि भारी चीज से बचें। जैसा भी महाजन जी ने कहा, यह 5-6 दिन में भी आ सकता है और 4-5 हफ्ते में भी आ सकता है। तो इसका मतलब आने वाले 4-5 हफ्ते ऐसे हैं जिसमें हमें सतर्कता, सजगता और सावधानी रखने की आवश्यकता है ताकि यह परिस्थिति न उत्पन्न हो। बस इतनी सी बात कही गई है और यह विशेषज्ञों और डॉक्टरों की सलाह के ऊपर कही गई है। आपके पैनल में भी यह दिखाई पड़ रहा है। इसमें राजनीति देखने की बात करना मेरे विचार से देश और जनता दोनों के साथ अन्याय है। वाराणसी से अविनाश पांडे का सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा के चलते भारत में चीन जैसे हालात हुए तो क्या राहुल गांधी और कांग्रेस जिम्मेदारी लेगी? जिंदल जी। देखिए, पहले तो ये तुलना सही नहीं है। मैं सरकार का एक प्रश्न पूछना चाहता हूं त्रिवेदी जी से। नहीं, पहले तो आप जवाब दे दीजिए ना जो पब्लिक आपसे पूछ रही है। देखिए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के लिए राष्ट्रहित, देश हित सर्वोपरि है, उसके बाद ही राजनीति है। तो हम जानते हैं कि मास्क पर इतनी डिबेट क्यों? देखिए नाविका जी, आप मुझे एक बात बताइए, अगर अकाल पड़ने वाला हो तो आप लोगों से ये कहोगे कि खाना खाना छोड़ दो या खाना कम करो, या फिर आप धान या फिर राशन अपने साथ ज्यादा रखो? ये लॉजिक कुछ हजम हुआ अजीज खान साहब कि अकाल पड़ने वाला है तो ऑडिट नहीं होता। सरकार को पैसा हम पूरा देंगे, बात उसकी नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी, पीएम केयर फंड से मास्क मुहैया करा दीजिए। कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए मास्क चाहिए। देखिए, यहां मैं कांग्रेस पार्टी के समर्थन में एक बात कहता हूं। कांग्रेस पार्टी तो अपनी यात्रा को कल से अवकाश देने जा रही है ना, कल से लेके, और यह कहा जा रहा है कि 3 जनवरी तक अवकाश रहेगा। महत्वपूर्ण बात देखिएगा, यह यात्रा न चुनावों के दौरान रुकी, न संसद के सत्र के दौरान रुकी, न कोविड की आगाह करने पर रुकेगी, परंतु दत्तात्रेय गोत्र के कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने वाले कौल ब्राह्मण की यात्रा इस समय जब क्रिसमस आ रहा है और इंग्लिश न्यू ईयर आ रहा है, उस कालखंड में अवकाश हो रहा है। अब यह अवकाश का इसी कालखंड से कोई संबंध है या नहीं, यह मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। तो अवकाश तो पार्लियामेंट का भी हो रहा है, उसमें क्या करिएगा सुधांशु जी? नहीं, पार्लियामेंट का तो सेशन ड्यू था ना, 29 को था, 4 दिन पहले हो गया। मगर यहां तो यात्रा कभी नहीं रुकी, न चुनाव में रुकी, न संसद में रुकी, न कोविड से रुक सकती है। मगर जैसे ही क्रिसमस और अंग्रेजी न्यू ईयर आएगा, उस कालखंड में रुक जाती है। अब यह दर्शकों के विवेक पे छोड़ दीजिए, और फिर यह भी देखना होगा कि उस कालखंड में भारत भ्रमण करने वाले भारत के चिर युवा, चिर व्याकुल देश में रहते हैं या विदेश में रहते हैं, या देश में रहते हैं तो किस भेष में रहते हैं। अजीज खान साहब, सरकार ने वैक्सीन की स्ट्रैटेजी, स्टेट्स के साथ मीटिंग, हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग, एडवाइजरीज इशू कर दी हैं, और अभी बयान आया है, पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो राशन की स्कीम थी 85 करोड़ लोगों के लिए, वो भी जारी रखी जाएगी। तो तैयारी कोविड की चल रही है। ये इस वक्त कोविड की तैयारी की जगह ये जो 2-2 हाथ कुश्ती की तैयारी राजनीति में हो रही है, ये क्यों? देखिए नाविका जी, कोई कुश्ती नहीं हो रही है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। सच्चाई तो यह है कि अभी सुधांशु जी ने 2-3 चीजें कही। कई साहब सरकार का विरोध करते हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा है। सरकार के खिलाफ लोग जा ही नहीं सकते। सरकार जो भी प्रोटोकॉल जारी करेगी, एडवाइजरी जारी करेगी, उसको सबको मानना है, सारी पार्टियों को मानना है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, सरकार की जिम्मेदारी है कि इससे पहले 2-2 टर्म कोरोना आया है, उसका 2-2 लहर लोगों ने झेला है, मौतें हुई हैं, लाशों को टीन से ढका गया है, 800 का सिलेंडर 80,000 में बिका है, तकलीफ हुई है, लाशें गंगा में बही हैं, इसलिए आज ये चर्चा हो रहा है। अभी सुधांशु जी भी बताएंगे, पार्लियामेंट में बाकायदे जवाब दिया गया, ऑक्सीजन से एक भी मौतें नहीं हुई। दुनिया का इससे बड़ा झूठ आज तक कुछ हो ही नहीं सकता। तो
तकलीफ वहां होती है कि जब शासन सत्ता में बैठे लोग झूठ बोलते हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। यह बहुत ही सेंसिटिव इशू है। देश को आज कहीं ना कहीं सजग होने की जरूरत है और देश में जो जिसकी सत्ता है, शासन है, उसकी जिम्मेदारी के लोगों को प्रोटेक्ट करे, लेकिन सिर्फ बयानबाजी से नहीं। उसके लिए तैयारी क्या है, अस्पतालों की क्या तैयारी है, गांव में सीएचसी पीएचसी की क्या तैयारी है, जो प्रधानमंत्री केयर था फंड है, उससे जो मशीनें आई हैं वो वर्क नहीं कर रही है प्रॉपर, उसमें क्या रिहर्सल हो रहा है, क्या मॉक ड्रिल हो रहा है, इन पे चर्चा होने की बहुत सारे सवालों की झड़ी लगा दी। सुधांशु त्रिवेदी जी से सवालों के जवाब लूंगी, लेकिन पब्लिक के भी कुछ सवाल है। करनाल से राकेश कौशिक का सवाल है, राहुल गांधी स्वास्थ्य मंत्री की एक चिट्ठी से ही तिलमिलाए हुए हैं, लेकिन यही विपक्ष गदगद होता है क्योंकि लालू यादव ने लालकृष्ण आडवाणी की यात्रा रोक दी थी। राहुल की यात्रा अगर सफल है तो कांग्रेस को डरना क्यों है? सवाल है, आप सोचिएगा लोकेश जिंदल इसके बारे में। दीपांकर गौतम का अमरोहा यूपी से सवाल है, पहली लहर में नमस्ते ट्रंप और दूसरी लहर में चुनावी रैली कर रहे थे, और जिस कोरोना वेरिएंट की बात हो रही है वो तो अक्टूबर के महीने से ही भारत में दस्तक दे चुका है, तो तब से सरकार ने कोई गाइडलाइन अब तक क्यों नहीं दी और अब अचानक क्या हो गया? सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे, भ्रम और झूठ कैसे फैलाया जाता है। अभी गाहे बगाए अजीज खान जी बोल गए। मान्यवर, स्वास्थ्य स्टेट सब्जेक्ट है कि सेंटर? स्टेट का सब्जेक्ट है, तो किसी भी अस्पताल में मृत्यु किस कारण से हुई, अस्पताल सर्टिफिकेट जारी करता है, जो राज्य सरकार में एक भी राज्य सरकार ने नहीं लिख के दिया था कि मौत जो है ऑक्सीजन की कमी से हुई है। अर्ध सत्य मत बोलिए, पूरा सत्य। भारत सरकार ने संसद में कहा कि एक भी मौत नहीं हुई क्योंकि राज्य सरकारों ने नहीं लिख के भेजा। चलिए, हमारी राज्य सरकार छोड़िए, जहां आप लोगों की राज्य सरकारें डाटा जारी कर दीजिए। चुनौती देता हूं ना, करिए ना। अरे दिल्ली के तो वो मुख्यमंत्री जो आके मोहल्ला क्लिनिक का बहुत हल्ला मचाते थे और रोज टीवी पे आते थे, उन्होंने लिख के दिया कोई मृत्यु नहीं हुई, और उसके बाद आके यहाँ पे भ्रम फैलाना। केरल में सबसे ज्यादा मृत्यु हुई, जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हुआ। बताइए ना, वहां की सरकार ने क्या करा दिया? उत्तर प्रदेश अगर अस्पताल देता है, सर्टिफिकेट की सरकार देती है। उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी थी। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं ना, आप यूपीए के हिस्से हैं तो बताइए ना। सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में नहीं हुई, मान्यवर। सबसे ज्यादा मौतें केरल और महाराष्ट्र में हुई। अपना आंकड़ा चेक करिए, सर्वाधिक मौतें केरल और महाराष्ट्र में हुई हैं। उत्तर प्रदेश की जो अस्पताल है वो आपके अंडर में। आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश दिख रहा है, वो केरल महाराष्ट्र दिखा रहे हैं, वो केरल महाराष्ट्र दिखा रहे हैं। वहां के अस्पतालों में आप गाइडलाइन जारी कर देते कि ऑक्सीजन कमी की वजह से कितनी मौतें हुई हैं। दिखाएंगे, लेकिन लोकेश जिंदल जी सवाल लोग ये भी तो उठा रहे हैं सीधी तरीके से कि राहुल गांधी जी मास्क से परहेज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर कोविड फैलेगा, दस्तक देगा, तो पहले सवाल तो नहीं पूछेगा। देखिए जी, मास्क से बिल्कुल परहेज नहीं है। मास्क पहना जाएगा और सभी यात्रियों को पहनाया जाएगा, और कोविड के प्रति जो है हम सचेत हैं और सरकार के नियमों का पालन किया जाएगा। हमारा कतई भी सरकार के आदेश का उल्लंघन करना, ऐसा कतई चलिए, तो मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ आपको विरोध कि आप सरकार की कितना अनुरोध का पालन कर रहे हैं और कितने प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। पिछले 3 दिनों में जब से ये चिट्ठी गई है तब से तो कोई पालन नहीं हो रहा, इसके बाद होगा तो अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर गुलेरिया, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स, अब मेदांता अस्पताल में हैं। गुलेरिया जी नमस्कार और आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर स्वागत है। गुलेरिया जी, आज पूरे देश में एक सबसे बड़ा सवाल जो हो रहा है कि हम किस मोड़ पर खड़े हैं, कितना अंदेशा है इस बार की जो कोविड वार्निंग है उसमें भारत के इम्पैक्ट होने का? मेरा ये मानना है कि अभी हमारी स्थिति काफी अच्छी है, क्योंकि हमारी स्थिति चीन से काफी भिन्न है। हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन बहुत अच्छी रही है, नेचुरल इम्यूनिटी भी अच्छी है, और लोगों में काफी हद तक इम्यून सिस्टम जो है वो काफी हद तक रिस्पॉन्ड करके एंटीबॉडीज बना चुका है। और ये भी देखा गया है कि ये जो नया वेरिएंट आया है, जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी हो उनमें केसेस ज्यादा होते हैं,
इम्यून एस्केप मैकेनिज्म है, लेकिन सिवियर इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ्स जो है वो उस पॉपुलेशन में ज्यादा नहीं देखी जा रही जिनकी वैक्सीनेशन अच्छी रही है और जिनको नेचुरल इम्यूनिटी भी हो चुकी है इन्फेक्शन के कारण, जो इंडिया में हमने पिछले 1.5-2 साल में देखा है। हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव और हमारी वैक्सीन की एफिकेसी जो है वो चाइना की वैक्सीन ड्राइव और वैक्सीन की एफिकेसी से कहीं बेहतर है। पर इसीलिए मेरा मानना है कि ये जो नया वेरिएंट है BF.7 ये हमारे देश में आएगा, केसेस कुछ बढ़ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने डेल्टा वेव में हॉस्पिटलाइजेशन देखी थी, ऑक्सीजन की कमी देखी थी, वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट देखी थी, ऐसा कोई अंदेशा नहीं लग रहा। हम जानते हैं कि पिछले 1-2 महीने से ये वायरस यहाँ पे रहा है, लेकिन कोई केसेस बढ़े नहीं है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो वैक्सीन, जो वायरस है वो म्यूटेट कर सकता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें 2-3 चीजें तो डेफिनेटली करनी है। एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर निभाना है, मास्क लगाना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, हैंड वॉशिंग करना है। दूसरा, जिन लोगों ने अपना बूस्टर डोज नहीं लगाया उनको बूस्टर डोज जरूर लगाना है, क्योंकि उससे उनकी इम्यूनिटी रहेगी। और जो बुजुर्ग लोग हैं, हाई रिस्क ग्रुप है, उनको सर्दियों में ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन जो है वो सर्दियों में ज्यादा फैलते हैं। डॉक्टर गुलेरिया, नया साल, क्रिसमस त्योहार बस अराउंड द कॉर्नर है। लोग 2 साल के बाद अब खुलकर जश्न भी मनाने का मौका ढूंढ रहे हैं। ऐसे में क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? और आप कह रहे हैं कि 2 महीने से ऑलरेडी इस वायरस को देखा गया है, क्या ये माना जाए कि बहुत ज्यादा स्प्रेड होने के चांसेस कम हैं? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछले 2 महीने से ये जो वायरस है ये हमारे देश में है, लेकिन हमारे देश में जो RT-PCR टेस्टिंग है वो भी लोगों ने कम करनी शुरू कर दी। अगर हम देखें तो कई लोग जो है अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट कराते हैं, वो पॉजिटिव आता है, घर में आइसोलेट करते हैं, पैरासिटामोल ले लेते हैं, आम घर की दवाई ले लेते हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं करते हैं। घर में और लोगों को भी हो जाता है, वो कहते हैं इनको भी कोविड हो गया होगा, और वो आगे कोई टेस्ट नहीं कराते। कुछ लोग ऐसे हैं जो टेस्ट कराते ही नहीं है। तो हमारे जो माइल्ड केसेस हैं वो कितने हो रहे हैं अभी इस कम्युनिटी में वो हमें पता नहीं है, और इसलिए मैं यही कहूंगा कि लोगों को आगे आके अपना टेस्ट लिए उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर गुलेरिया, इस वक्त जिन लोगों ने छुट्टियों की प्लानिंग की है या जो होटल वगैरह में बुकिंग करा चुके हैं या घूमने जाना चाह रहे हैं, क्या उन्हें कैंसिल करने चाहिए, रद्द करने चाहिए अपने प्लान, या जो प्रिकॉशंस हैं, मास्क वगैरह, इसके साथ बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं है? आई थिंक कि उनको प्रिकॉशंस पूरे रखने चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरा निभाना चाहिए, लेकिन उस साथ साथ अब ट्रैवल कर सकते हैं, एंजॉय करें, लेकिन जब भी ट्रैवल करें तो मास्क अपना अच्छी तरह से लगा के रखें, हैंड वॉशिंग करें, और अगर इंडोर एनवायरनमेंट है और बहुत भीड़ है तो उसको अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें। लेकिन 2 साल के बाद लोग अब न्यू ईयर मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, और अभी हमारे देश की स्थिति इतनी खराब नहीं है कि हम इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। तो मेरा मानना है कि हम विद प्रॉपर प्रिकॉशंस सेलिब्रेट कर सकते हैं। डॉक्टर गुलेरिया, एक सवाल जो बहुत लोग पूछ रहे हैं वो ये कि क्या इंटरनेशनल फ्लाइट्स, क्योंकि कई देशों में BF.7 वेरिएंट देखा गया है, जैसे चाइना, कोरिया, जापान, US, तो क्या यहाँ से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी होनी चाहिए? ऐसी कोई जरूरत है इस वक्त, या मॉनिटरिंग जो आदेश आए हैं सरकार के वो काफी हैं अभी के लिए? अभी के लिए क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत है, सर्वेलेंस की जरूरत है, और ये एडवाइस हम दे सकते, एक तो हम रैंडम टेस्टिंग कर ही रहे हैं, साथ साथ लोगों को एडवाइस दे सकते हैं कि अगर आप बाहर से आए हैं और आपको कोविड जैसे लक्षण हो तो आप जरूर अपना टेस्ट कराएं, RT-PCR कराएं, और उसका जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। लेकिन ये वेरिएंट ऑलरेडी हमारे देश में आ चुका है, इसलिए एकदम इंटरनेशनल फ्लाइट्स बैन करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। और पास्ट एक्सपीरियंस से भी हमने देखा है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग अलग अलग जगह से आते हैं, और वो वायरस जो है वो अगर इंक्यूबेशन पीरियड में अगर इन्फेक्शन हो तो तब भी आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। आपका जो आप टेस्ट करोगे एयरपोर्ट में वो नेगेटिव होगा, लेकिन 4-5 दिन बाद फिर सिम्टम्स होंगे और फिर वो पर्सन पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट बैन करने का कोई फायदा नहीं है, बट हमें मॉनिटर करना चाहिए रेगुलरली, और वी शुड हैव गुड सर्वेलेंस। डॉक्टर गुलेरिया, एक आम सा सवाल जो लोग पूछते हैं, कुछ लोगों ने 2 डोज और बूस्टर डोज भी ले लिए हैं, एक और बूस्टर लेने की जरूरत है, या कोई टाइम लिमिट होना चाहिए, या सिर्फ 2 वैक्सीन और
बूस्टर जिसने नहीं लिया है एक भी डोज, उसे बूस्टर लेने की जरूरत है? आपकी क्या एडवाइस है? अभी तक डेटा इतना नहीं है कि हमें एक और बूस्टर डोज लेने की जरूरत है। और दूसरा डेटा हमें जो चाहिए और जो मुझे लगता है आ रहा है वो ये है कि अगर हम हेट्रोलोगस वैक्सीन लें, आज अब हमारे पास अब नेजल वैक्सीन भी अप्रूव हो गई है। और नेजल वैक्सीन के दो फायदे हैं, एक तो वो आराम से हम ले सकते हैं, नाक में ड्रॉप्स ही डालने हैं। दूसरा वो म्यूकोजल इम्यूनिटी भी देता है, मतलब नाक में भी आपका इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे वायरस की रेप्लिकेशन नाक में भी आप रोक सकते हैं। तो जिन लोगों ने पहले दूसरी वैक्सीन लगाई है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, वो अगर नेजल वैक्सीन लगा लेंगे तो वो हेट्रोलोगस वैक्सीन होगी कि आपने मिक्स एंड मैच किया है। और डेटा ये सजेस्ट करता है कि अगर मिक्स एंड मैच करें तो हमारी इम्यूनिटी बेटर हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में या महीनों में हम एक और बूस्टर ले पाएंगे और हम दूसरी टाइप का बूस्टर ले पाएंगे, जिससे हमें हमारा इम्यून सिस्टम और ज्यादा रिस्पॉन्ड कर पाएगा इस इन्फेक्शन से। डॉक्टर गुलेरिया जी, आपने दर्शकों को इतने सवालों का जवाब दिया। कम से कम डरने की जरूरत नहीं है, बस एहतियात बरतने की जरूरत है और छुट्टियां लोग आराम से मना सकते हैं। ये जो आपने बात कही है, शायद लोग इसे सुनकर खुश भी हुए होंगे, लेकिन आपने जो कहा है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, केयर लेना पड़ेगा, वो कम से कम हमारे दर्शकों को मन में गांठ बांध लेनी चाहिए। ये जो एडवाइस आई है। डॉक्टर गुलेरिया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए सवाल पब्लिक का शो पर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। और आज बस सवाल पब्लिक का शो पर इतना ही, लेती हूँ आपसे इजाजत।